मित्रों नमस्कार, नारायण अकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 इसको देखें, क्योंकि इसके पहले हम लोग भाग 2 की बातें देख चुके हैं। नागरिकता संबंध में उसका संबंध था नागरिकता से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार है क्या। तो इसके लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं भाग 3। मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए, और वह विकास भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर होता है। तो इसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकार जो भारतीय संविधान में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार को सुरक्षित करते हैं, वो सब मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकार के हम टाइप देखेंगे। मूल अधिकार के प्रकार क्या हैं? तो मूल अधिकार मुख्य तौर पर 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 प्राकृतिक अधिकार, दूसरा नैतिक अधिकार और तीसरा विधिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार में वह सारे अधिकार आते हैं जो हमें अच्छे, स्वच्छ, शुद्ध, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, अच्छे एनवायरनमेंट में सांस लेने का अधिकार, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार में वो सारे अधिकार वर्णित हैं जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाए बगैर उसके अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, तो वो सारे नैतिक अधिकार हैं। विधिक अधिकार में क्या है कि राज्य विधि द्वारा, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा विधि बना के उसके साथ में अन्याय होने से उसको बचाए। तो वो सारे अधिकार विधिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि विधिक अधिकार या नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, इन सब के संबंध में भारतीय संविधान में किस किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या चीज़ें दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में इस टाइम 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के थे। संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, वो 300A में जोड़ दिया गया है, एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो भारतीय संविधान में 6 तरीके का मूल अधिकार है। एक राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार, समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 के तहत दिया गया है। शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एवं 24। ठीक। अब दिया गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में दिया गया है। ठीक। धर्म की स्वतंत्रता और संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा, शिक्षा का अधिकार ये 29-30 में दिया गया है। 29
30 में दिया गया है, और एक संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दिया गया आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। अब देखिए 6 प्रकार के स्वतंत्रता अधिकार हमारे इसमें दिए गए हैं, 6। इसके पहले यहाँ पर 31 नंबर का जो अनुच्छेद है ये संपत्ति का अधिकार था, तो उसको लेकर के सब 7 प्रकार के हो जा रहे थे, लेकिन अब इस टाइम 6 प्रकार के अधिकार, मूल अधिकार जो है भारत के संविधान में दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक संविधान के अनुच्छेद को। अब इसमें हमारा 12 और 13 नहीं लिखा, लेकिन स्टार्ट हमारा 12 से 35 के बीच में हो रहा है, तो 12 और 13 ये दोनों क्या है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से कि अनुच्छेद 12 में क्या ऐसा दिया है जो अधिकार के संबंध में नहीं है, क्योंकि होता तो उसमें लिखा होता। चलो शुरू करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा में ये पता करना होता है या ये जानना है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य किसे माना जाएगा। तो राज्य के लिए संघ की कार्यपालिका और विधायिका, संघ की कार्यपालिका और विधायिका, संघ की, राज्य की, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। प्राधिकारी, कौन से प्राधिकारी? स्थानीय, स्थानीय प्राधिकारी, इसमें डीएम, नगर पालिका, एसडीएम है ना, नगर पंचायत, इन सब टाइप की चीज़ें इसमें आएंगी, और पंचायतें भी इसमें आएंगी। ये लोकल बॉडीज इसके अंदर आएंगे। और ये अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ये सब क्या हो गए? राज्य। अन्य प्राधिकारी में जब मामला कोर्ट जाता है तब निकल के आता है कि हाँ ये भी अन्य प्राधिकारी के तहत आएंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग केस हुए हैं और उसमें ये पता चलता रहा है कि हाँ ये अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ये अलग टाइप से कुछ इसका डिफाइन नहीं किया गया था। ठीक, तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। जैसे अब ये कैसे पता चले कि मान लो किसी का अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो उसके खिलाफ में आएगा नहीं आएगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, तो इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें जान लो क्या क्या बेसिकली है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये इसके अंतर्गत आ रहा है, और भी कोई ओएनजीसी या और भी कोई पीएसयूज है, बैंक, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, इसमें कुछ है मतलब अलग अलग केस, लेकिन उसको पढ़ने बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नहीं पूछे जाएंगे। बस ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए बस। अब इसमें एक चीज़ और कि जितने भी निकाय हैं, संगठन जो सरकारी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। और इसमें अगर कोई ऐसा प्राइवेट संस्था भी है जो लोक कल्याण में काम कर रहा है या सरकार की ओर से कोई टेंडर पर काम कर रहा है,
तो उसको भी वो राज्य के अन्य प्राधिकारी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। उसको भी किसी तरीके का मूल अधिकार का हनन करने का अधिकार नहीं है। वो भी उसकी जिम्मेदारी है कि मूल अधिकार व्यक्ति के सुनिश्चित रहें। ठीक, तो ये रहा अनुच्छेद 13 जिसमें राज्य की परिभाषा है। अब देखो अगला अनुच्छेद, सॉरी ये अनुच्छेद 12 था, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है। बहुत सारी बातें हैं जो अनुच्छेद 13 में कुछ और है और उसमें उसका कॉन्ट्रडिक्शन उपलब्ध है। तो अनुच्छेद 13 यानी कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में मूल अधिकार हमारा सुनिश्चित रहे। अगर कोई कानून या विधि संसद द्वारा बनाया जाता है तो उसमें किसी तरीके से मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो फिर वो विधि सही नहीं है, उसको शून्य घोषित करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें इसमें लिख दी गई। तो उसमें बताया गया सबसे पहले कि अगर संविधान लागू होने से पहले ऐसा कोई कानून या विधि है जो मूल अधिकार का हनन कर रहा है, जैसे पहले कोई कानून बना जिस पर चल रहा था हमारी चीज़ें, और उसमें ये पाया गया जब संविधान लागू हुआ कि कोई भी संविधान के वो मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं उस कानून की वजह से, तो उसको उस स्थिति तक शून्य कर दिया जाएगा जहाँ के बाद से मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक, उस स्तर तक, है ना। संविधान लागू होने से पहले की बात है ये। संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है जो अब मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उस स्तर तक शून्य घोषित हो जाएगा जहाँ तक मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक, ये 13 फर्स्ट में कहा गया। सेकंड में कहा गया कि जब संसद कोई कानून बनाती है और उसमें ये पाया जाता है कि ये किसी भी स्तर तक मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो जिस स्तर तक मूल अधिकार का हनन हो रहा है उस स्तर तक उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 13 के सेकंड में दिया गया है। ठीक, जैसे हाँ, इसमें एक IT एक्ट 2000, तो इसमें बोला गया कि 66A एक इसका सेक्शन है, तो ये वाक की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता का हनन कर रहा था। तो इसको 66 जो इसका सेक्शन है इसको मतलब शून्य घोषित कर दिया गया। बाकी सारा ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 66 का A है ये वायलेशन था इसका मूल अधिकार का। तो जिस स्तर तक कोई कानून मूल अधिकार का हनन कर रहा होगा उसको वहाँ तक शून्य कर दिया जाएगा, उस स्तर तक। बाकी कानून ठीक है तो बाकी लागू हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड में बोला गया कि कानून बन गया तब तो ठीक है, तो उसको कर दिया। अब मान लीजिए अध्यादेश, तो अध्यादेश भी इसमें वो सारे विधियाँ हैं। इसमें कौन कौन सी विधि है जो ये चीज़ फॉलो करना ज़रूरी है, तो इसमें अध्यादेश भी है। अध्यादेश है, कोई प्रथा है जो चली आ रही परंपरा है ना, तो वो सब चीज़ें शून्य घोषित कर दी जाएंगे। नियम कानून रूढ़ सब इसमें है। कुछ भी ऐसी चीज़, ऐसा कोई आदेश, कोई भी आदेश हो, अध्यादेश हो, आदेश हो, प्रथा हो, रूढ़ियाँ हो, ये सब इसके अंतर्गत आती है। वो सब विधि है, कानून है, और वो उस स्तर तक शून्य हो जाएंगे जिस स्तर पर मौलिक अधिकार का हनन कर रही हैं। ठीक, और संविधान संशोधन को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि संविधान संशोधन के जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार यानी भाग 3 इसमें संशोधन होगा या नहीं होगा, संसद कर सकता या नहीं कर सकता, इस पर बहुत सारी चीज़ें चली थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तो इसमें ये हुआ, बहुत सारे केस हुए, सारे केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती 1973 ये केस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो लिखा था कि विधि द्वारा जो भी कानून बनेगा वो उस स्तर तक शून्य होगा जिस स्तर पर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होगा, लेकिन संशोधन के संबंध में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। लेकिन 368 कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो अब ये नहीं क्लियर हो रहा था कि हाँ मौलिक अधिकार को संशोधन करके सीमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, जिससे उसमें कोई संशोधन कर दें और वो सीमित हो जाए। तो इसके संबंध में थोड़ा सा बहुत सारा बवाल था, लेकिन इसमें केशवानंद भारती केस में ये हुआ कि हाँ संशोधन कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें दिक्कत ये था कि जो 13 का आर्टिकल है इसमें ये कहा गया कि विधि के स्तर पर, कानून बनाने के स्तर पर, अध्यादेश के स्तर, किसी भी चीज़ इस तरीका का जो आदेश से संबंधित है, रूढ़ या प्रथा इस टाइप का, उसमें जिस स्तर पर ये होगा हनन उस स्तर पर शून्य हो जाएगा। लेकिन संशोधन करके था नहीं, तो ये हुआ भाई कि हाँ उसमें विधि में वर्णित है नहीं ऐसा कुछ कि हाँ संशोधन करके किया जा सकता है। लेकिन 368 कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है और ये संसद को पूरा अधिकार है। तो इसके संबंध में जो केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें हुआ हाँ नाना पालकीवाला ये साहब जज वकील थे, ये इनके वकील थे, ये इनके वकील थे और 13 जज ने इसका निर्णय दिया 7-6 के साथ में। 7 पक्ष में थे और ये 6 विपक्ष में। ठीक, अब तक का सबसे बड़ा पीठ था ये, 13 जज सबसे ज़्यादा। ठीक, इस केस में हुआ। तो इसमें कहा गया कि मूल अधिकार संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है मूल अधिकार में, लेकिन इसका मूलभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है जो संविधान की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए। तो ये हुआ कि हाँ भाई ठीक है संशोधन हो सकता है। और ये हुआ कि मूलभूत ढांचा है क्या, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि यह बिल्कुल आप इसके चक्कर में ना पड़े, आप करिए और जब भी कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट आइए, हम बताएंगे कि मूलभूत ढांचा क्या है। ठीक, लेकिन कुछ लिस्ट आउट किया गया है मूलभूत ढांचा के संबंध में। ये थोड़ा सा केस इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती का। अब देखो मूलभूत ढांचा में बताया गया कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था, समाजवाद, धर्म या पंथ निरपेक्ष, ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन है ना, न्यायालय की शक्ति, न्यायालय की शक्ति, ये सब बताया गया कि ये आधारभूत ढांचा है यानी मूलभूत ढांचा है, इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, और करते हैं तो ये नल एंड वाइड माना जाएगा, इसमें इसको वैलिड किसी तरीके से नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें फिर क्या हुआ
फिर एक आर्टिकल संशोधन हुआ 42वें संशोधन में। हाँ, ये बात तो खत्म हो गई। अब देखिए, आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 जोड़ा गया, ये 42 नंबर संशोधन में, 42 नंबर अमेंडमेंट हुआ और इसमें 1976 में, और इसमें ये आर्टिकल जोड़ा गया कि न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। यदि कोई नया क्लॉज जोड़ा जा रहा है संशोधन करके, तो उसमें न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक, तो अब इसमें एक तो इसमें बड़ा अच्छा केस हुआ मिनर्वा मिल केस हुआ 1980 में। मिनर्वा मिल केस 1980 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ था कि एक मिल थी, ये घाटे में चल रही थी, तो सरकार इसका अधिग्रहण कर लिया। ठीक, और ये कहा कि इस मिल को हम घाटे में भी चालू रखेंगे, क्योंकि लोगों के जॉब का सवाल है, नौकरी पेशे का सवाल है जो इसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें इनको मिनर्वा मिल को मुआवजा मिलना था। उस मुआवजा एक लिमिटेड धनराशि मिलती है, उस मार्केट रेट में मिलती है, लेकिन अगर हम ऐसे बेचते हैं तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू इस वाले रेट से ज़्यादा मिल जाए, और मिल ही जाता है। तो इसमें केस हुआ कि यदि ग्रहण ना करें हम इसको बेचेंगे। ठीक, अब इसमें बेचने की जब बात आई तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्वलोकन के आधार मूलभूत ढांचा बोलकर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 368 का जो आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 जो ऐड किया गया था कि इसमें जो एक नया क्लॉज जोड़ करके संशोधन किया जाएगा तो उसका पुनर्वलोकन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, तो इसको उसने खारिज कर दिया, ये बोल करके कि यह आधारभूत ढांचा है। क्या न्यायिक पुनर्वलोकन सुप्रीम कोर्ट के पास में यह अधिकार सुरक्षित है कि वो किसी भी संशोधन का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें चलता रहा सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच का मामला, लेकिन ये सब चीज़ एग्जाम में नहीं आएगा। ये आएगा कि वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक, ये सब स्टोरी समझने पढ़ने के लिए, बाकी आएगा क्या ये अलग चीज़ है, आने वाला बात अलग है। आएगा क्या, आएगा ये लिख नहीं रहे हैं कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है। अब क्वेश्चन आएगा सीधा कि क्या संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकता है, तो आंसर है हाँ, लेकिन शर्त है कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, यदि आधारभूत ढांचा में कोई संशोधन होगा तो वह केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वह बताएगा कि विधि सम्मत यह संशोधन है या नहीं है। अगर नहीं है तो वह उस स्तर तक शून्य माना जाएगा। ठीक, ये इसकी वर्तमान स्थिति है। ठीक, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मूल संविधान के वो अधिकार जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है 14 से 18, यानी कि अनुच्छेद 14। ठीक, अनुच्छेद 14 कहता है समानता के अधिकार से संबंधित है 14 से 18। तो ये क्या है, अब देखो समानता की बात मूल अधिकार में डाला गया, इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि असमानता है, असमानता है तभी समानता की बात की गई है। अगर ये समझे कि समानता थी पहले भी तो वो गलत बात है, वो नहीं थी समानता, असमानता थी, इसलिए समानता की बात की गई और इसको मूल अधिकार में जोड़ा गया। ठीक,
असमानता एक तो होता है प्राकृतिक तौर पर और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक तौर पे वो असमानताएं होती हैं जो दूर नहीं किया जा सकता। ये प्राकृतिक असमानता दूर नहीं किया जा सकता। क्यों? दूर क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मान लीजिए कोई 6 फुट का है, उसकी हाइट 6 फुट की है और किसी की 3 फीट की है, सेम एज का है, तो उसमें तो असमानता हो गया, तो उसको दूर नहीं किया जा सकता। क्यों? वो प्राकृतिक तौर पर है, वो जैसा भी बना है वैसा ही रहेगा। कृत्रिम समानता वो है जो हम क्रिएट करते हैं असमानता। ये बेसिकली होता नहीं है, इसको हम क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो जो हीरो हीरोइन है उनके 6 पैक होते हैं, वो बनाए गए हैं, उसको दूर किया जा सकता है। किसी के पास नहीं हो, मेहनत करे, उसका भी हो जाएगा। लेकिन अगर हाइट में 2-3 फीट का डिफरेंस है तो वो नहीं रिकवर हो पाएगा, उसको आप नहीं कर सकते, उसको दूर नहीं किया जा सकता। और कुछ कृत्रिम असमानताएं हैं जो सामाजिक तौर पर दिया गया है और समाज की देन है। जैसे शिक्षा से वंचित रखना, जो बैकवर्ड क्लास है, खासतौर से SC ST और महिलाएं, इनको शिक्षा से दूर रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, तो इनकी स्थिति शिक्षा में असमान है, तो इसको दूर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, इनको वहाँ तक पहुँचने के अलग से सुविधाएं प्रदान की जाएगी, एक जैक की व्यवस्था की जाएगी कि ये भी वहाँ तक पहुँचे और धीरे धीरे करके ये भी मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। ठीक, तो एक ये हो गया कि हाँ, वो शिक्षा से वंचित रखा गया। आर्थिक रूप से वंचित, जब शिक्षा नहीं है तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी मजदूरी नहीं मिलेगी, स्किल नहीं रहेगा तो पैसे नहीं रहेगा, तो उनको आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर किया गया। ठीक, हाँ, कुछ असमानताएं क्रिएट की गई हैं जो वास्तविक हैं और नियम संगत या संविधान सम्मत भी हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे टिकट लेने जाते हैं हम लोग, तो रेलवे टिकट में 3 तरीके की लाइन होती है, एक तो पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए। 2 लाइन हो गई तो यहाँ पर असमानता क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि पुरुष की लाइन बता रहा कि 30 लोग की लगी और महिला की 5, उनको तुरंत टिकट मिल गया, तो वो असमानता सकारात्मक है, वो ज़रूरी है। और एक दूसरी लाइन लगी पुरुषों और महिलाओं में भी अलग अलग, बुजुर्ग की लाइन, बुजुर्ग या ओल्ड एज, इनकी लाइन एक अलग लगी है। हैंडीकैप्ड, विकलांग, दिव्यांग लोगों की लाइन अलग लगती है। तो ये असमानताएं जो क्रिएट है, ये सकारात्मक है और ये वास्तविक है, इसको होना ही चाहिए। ठीक, तो अब ये समझ में आया कि असमानता है, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। अगर ऐसे है तो सकारात्मक है। इसमें कहा गया कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ठीक, विधि के समक्ष समता से मतलब है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं और विधियों का समान संरक्षण, या इसे लिखें कि विधि का समान संरक्षण। ठीक, तो ये हमारे इसमें यूके से लिया गया है और ये USA से लिया गया है। विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो PM क्यों ना हो, तो वो सब समान है। अगर विधि कानून जो है उसके सामने सबको बराबर की वैल्यू दी गई है और विधियों का समान संरक्षण, इससे मतलब है कि जो कानून है, ऐसा नहीं है कि 2 लोगों को किसी मान लीजिए मर्डर केस में उठाया तो एक को चार्जशीट फाइल करे और एक का ऐसे छोड़ दे, तो ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए समान संरक्षण है। अगर उसको मारना पीटना है तो उनको भी ये है। तो इसलिए हमारे इसमें संविधान में विधि का कानून है, विधि का शासन है, तो विधि के समान सब लोग बराबर हैं और उसका जो संरक्षण है वो सबको
बराबर रूप से प्रदान किया गया है। ठीक, और इसी को विधि का शासन कहते हैं। इसी को विधि का शासन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कानून का शासन है। अगर पीएम है तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा ऐसे कृत्य कर दिया है तो, और आम नागरिक है तो वो तो जाएगा ही जाएगा, उसमें किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और विधियों का समान संरक्षण से क्या मतलब है? एक इसमें बचने की बात यह है कि जो विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं, सेम, अगर कोई क्राइम किया है तो उनको सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, किसी को विशेषाधिकार की व्यवस्था नहीं है। अब देखो, लेकिन जो विधि का समान संरक्षण प्राप्त है, मान लीजिए दो लोग हैं, दो फैमिली है, सेम मेंबर घर में हैं, लेकिन जो इनकम का स्रोत है वो अलग अलग है। मान लीजिए एक ए है, दूसरा बी है। ए का इनकम 2 लाख रुपए वार्षिक है और इन्हें घर में 4 मेंबर हैं। बी का इनकम मान लीजिए 2 लाख महीना है और इनके पास भी 4 मेंबर हैं। बिजनेसमैन हो सकता है, कोई नौकरी पेशा वाला हो सकता है, नौकरी पैसे में लगभग ऐसे 4-6 लाख बस। तो अब समझ लीजिए पहले एक बात कि इनको अब इनकम टैक्स वसूल करना है सरकार को। ठीक, इनकम टैक्स के मामले में जब मान लीजिए इनको अगर समान संरक्षण की बात ना की जाती, समानता की बात इस तरीके से की जाती कि इसमें से इनको ऐसे नहीं, मैं सीधे बता रहा हूँ, मान लो इसको जो डाटा दे रहा हूँ डाटा को एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मान लीजिए इनसे 30,000 रुपये या 50 लिख दें, 50,000 रुपये इनकम टैक्स लिया गया। ठीक, इनसे टैक्स वसूला गया और इनसे भी 50 वसूला जाए तो क्या न्याय संगत है? इनका एक साल में 24 लाख बन रहा है, इनका 2 लाख बन रहा है, इनसे 50,000 ले रहे हैं, इनसे 50,000 ले रहे हैं। अब हम बोले कि समानता की बात है भाई, राइट टू इक्वलिटी है, सबके लिए समान व्यवस्था है, 50,000 ये दे, 50,000 ये दे, तो ये न्याय संगत है? नहीं है। विधि का समान संरक्षण वाली बात नहीं रह जाएगी। इसमें जो हमारे यहाँ टैक्स स्लैब बने अलग अलग, 2 लाख तक फ्री, उसके बाद टैक्स, उसमें भी 10, 20, 30% की व्यवस्था है। ज़्यादा इनकम ज़्यादा परसेंट में टैक्स दीजिए। अब अगर ऐसे हो जाए कि हाँ ये 10%, ये 20,000 टैक्स देंगे, ठीक, और ये 50,000 देंगे, तो भी न्याय संगत नहीं एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट इनका है। तो इस तरीके से तब भी मतलब चलो कुछ तो डिफरेंस क्रिएट किया गया, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हाँ इनको इसके आधार पर नकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये न्याय संगत है। तो इसमें विधि का समान संरक्षण से ये मतलब है कि जो कानून है उसका जो संरक्षण भी इनको प्राप्त है कि हाँ ये इतना ही टैक्स देंगे, ये इतना टैक्स देंगे। ठीक, तो ये बात यहाँ पर आके पहुँचती। लेकिन ये चीज़ जो है वर्गीकरण जो किया गया यहाँ पर, ये वर्गीकरण न्याय संगत होना चाहिए, वर्गीकरण सकारात्मक होना चाहिए। युक्त युक्त का मतलब है कि जो वर्गीकरण है ये न्याय संगत हो, तार्किक हो, और इसका उद्देश्य क्लियर हो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, तो वो न्याय संगत माना जाएगा। कोर्ट में भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर वो नहीं माना जाएगा। कुछ इसके अपवाद हैं इस टाइप का। 14 का अपवाद लिख नहीं रहा हूँ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर पद पर रहते हुए कोई भी फौजदारी मामले नहीं चलाए जा सकते हैं, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, कोई भी सिविल मामला 2 महीने के नोटिस के बाद ही उठाए जा सकते हैं। कोई पत्रकार जो सूचना है प्रचार प्रसार कर रहा है सत्य कार्यवाही का, तो उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। या सदन में कोई विधायक या संसद में सांसद बोल रहा है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा सकता है, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और विदेश की में राष्ट्राध्यक्ष हो कि
विदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर राजदूत हैं, ईवनों के जो ईवन है यूनाइटेड नेशन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर भी भारतीय कानून का छूट है। राष्ट्राध्यक्ष पर, राजदूत पर, इन सब पर छूट है। ये इसके अपवाद स्वरूप हैं। ठीक, तो हम लोग ये अनुच्छेद देखे आज 14। इसके बाकी अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 और बाकी 35 तक हम लोग बाद में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक, और अगर कोई इसमें कन्फ्यूज़न या डाउट चलता है तो 72 32 92 96 32 पर मैसेज करें। ठीक, और यार दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले।